मैं कुछ ही महीनों पहले लंदन से घर आया था। इंडिया में कारोबार सेट करने की चिंता मुझे लगी रहती थी, लेकिन हर दिन घर में एक नया तमाशा लगा रहता। जब भी बाहर से घर आता, मेरी माँ अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती। तेरी पत्नी का घर में बिल्कुल ध्यान नहीं, ना घर की चिंता, ना बेटी का ख्याल। पति इतने सालों बाद घर लौटा है और ये पूरा समय पड़ोसियों के पास बैठी रहती है। ये बात बिल्कुल सच थी। मेरी पत्नी नैना घर में कम, बाहर ज़्यादा होती। मैंने माँ की बातें सुनते हुए घर में नज़र दौड़ाई तो पूरा घर बिखरा हुआ था। जैसे नैना हड़बड़ाहट में सारा काम जैसे का तैसा छोड़ गई हो। तभी नैना घर में आई। उसके हाथ में कुछ था। मुझे देखते ही उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, जिससे मुझे उसके हाथ में क्या है वो पता ना चले। पर मैंने एक हल्के हरे रंग का कपड़ा देख लिया था। मैं नैना से बहुत प्यार करता था और उससे भी ज़्यादा उस पर भरोसा करता। मैंने नैना की हरकत नज़रअंदाज कर दी और उससे पूछा, नैना, इस समय तुम कहाँ से आ रही हो? नैना को देखते ही माँ का सब्र छूट गया। वो तेज़ आवाज़ में कहने लगी, पति थका हारा काम से आया है और इसे पड़ोसियों से फुर्सत नहीं। पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है और इसे देखो, ये ऐसे तैयार होकर आई है जैसे शादी में जा रही हो। नैना ने लाल सूट पहना हुआ था और बहुत ही हल्का सा मेकअप किया हुआ था। नैना माँ के ताने सुनकर मुझे जवाब दिए बिना ही किचन में चली गई और रोटियां बनाने लगी। माँ गुस्से से तपी बैठी थी। मैं माँ की बातों से परेशान हो गया था। हर रोज़ वही झिकझिक। मैं ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला, माँ, आप ज़रा शांत हो जाइए। मैं दिन भर के काम से थका हारा घर आया हूँ। मुझे भी थोड़ा सुकून चाहिए होता है। लो भैया, ये तो तुमने अच्छी कही। यहाँ तुम्हारा घर में ध्यान नहीं है। मैं तुम्हें सतर्क कर रही हूँ और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। देख लेना, तुम्हारी पत्नी एक दिन तेरी नाक कटवाएगी, तुझे बदनाम करेगी, तब तुझे मेरी बातें समझ आएंगी। माँ की बातों ने मुझे थोड़ा झुंझला दिया था और मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी नैना ने हमारी बेटी सोनू को आवाज़ लगाई और उसे जल्दी प्लेट लगाने कहा। उसकी रोटियां बन चुकी थी। सोनू डाइनिंग टेबल पर सलाद की प्लेट लगाने लगी और किचन से वही हल्के हरे रंग का कपड़ा ले आई। उसमें सब्ज़ी का डिब्बा रखा हुआ था। हम सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सोनू एक एक कर सबको सब्ज़ी परोसने लगी। मैंने नैना से पूछा, ये सब्ज़ी कहाँ से लाई हो? तुम बाहर से इसी डब्बे को लेकर आई थी ना? नैना को लगा मैंने वो डब्बा नहीं देखा था, पर मेरी बात सुनकर वो चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बोली, ये तो मैं पड़ोस की सुधा से लाई हूँ। उसकी खैर खबर के लिए मैं उसके घर गई थी। उसके साथ बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। जब ध्यान आया तो याद आया, घर पर खाना बनाना तो अब तक बाकी है। मेरी उलझन देखकर उसने अपने घर में बनाई हुई आधी सब्ज़ी मुझे दे दी। सुधा बहुत ही प्यारी है। इतना बोलकर वो किचन में पानी लाने चली गई। उसे डर था, अगर वो कुछ देर और रुकती तो शायद उसकी चोरी पकड़ी जाती। यही सोचते हुए वो शायद जल्द से किचन में चली गई। मैं सोच में पड़ गया। नैना की हरकतों ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 5 साल से लंदन में था। तब से नैना ही पूरा घर संभाला था। कभी किसी बात की उसने शिकायत नहीं की। वो बहुत ही अच्छी पत्नी थी, इसीलिए मैं उससे बहुत प्यार करता। पर आज पहली बार मैं उसकी हरकत पर परेशान हो गया था। शायद ये माँ की बातों का असर होगा और नैना की हरकतें भी अजीब ही थी। सबने खाना ख़त्म किया और सोने चले गए। मैंने आज के पूरे वाक़ये को नज़रअंदाज किया और दिन भर की मेहनत से थके होने के कारण बिस्तर पर लेटते ही सो गया। अगले दिन मैं काम से घर लौटा।
तब फिर नैना घर पे नहीं थी। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने फिर कहने लगी, तुम्हारी पत्नी का क्या है, वो कभी घर पर होती है क्या? गई होगी सैर सपाटे पर। उसे घर वालों की कम बाहर वालों की ज़्यादा पड़ी होती है। ये नहीं कि पति थका हारा काम से आया होगा, उसे चाय तो दे दूँ, चाय तो दूर एक का गिलास पानी ही दे दूँ। पर नहीं, उसे घर में रहने की फुर्सत ही कहाँ है। पता नहीं क्या गुल खिला रही है। अभी से लगाम खींच ले शिव बेटा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। माँ की बातों ने मेरे मन में शक के बीज डालना शुरू कर दिया था। मैंने आज तक कभी नैना पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। हम एक दूसरे पर विश्वास करते थे। तभी नैना चहकती हुई दरवाजे से अंदर आते दिखाई दी। नैना आज भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। पीले सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं नैना को देख रहा था, तभी मेरी नज़र उसके हाथ में पड़े बाउल पर गई। मैंने उससे पूछा, अब ये क्या लाई हो? नैना ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सुधा के घर में भजिया बनी थी तो उसने थोड़ी सी मुझे दे दी। इतना कहकर वो जल्द ही किचन में चली गई। अगले दिन छुट्टी थी तो मैं घर पर ही था। मैं नहा धोकर रूम से बाहर आया, तभी सोनू हाथ में बाउल हिलाते हुए घर में आई। मैंने पूछा, ये क्या, सुबह सुबह खाली बाउल लेकर कहाँ गई थी? सोनू ने कहा, मैं तो सुधा आंटी के घर गुलाब जामुन देने गई थी। माँ ने कहा था सब उठ जाए उसके पहले ही सुधा आंटी के घर हो आओ। पर आंटी तो घर नहीं थी, सुनील अंकल थे। उन्होंने गुलाब जामुन ले लिए और माँ के खाने की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उनको माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी नैना ने सोनू को आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं सोच में पड़ गया। कल ही तो नैना सुधा के घर हो आई, तो उसे तो पता ही होगा ना सुधा आज बाहर जाने वाली है। फिर उसने सोनू को इतने सुबह जल्दी में गुलाब जामुन ले जाने क्यों कहा? मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने नैना को आवाज़ देकर कमरे में बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर नैना तुरंत ही कमरे में आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, यहाँ बैठो। देखो, मैं इतने साल यहाँ नहीं था, तुम अकेली ही घर को संभालती थी, पर अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहा करो, और अब घर से इतने वक्त बाहर रहना बंद कर दो। सहेलियों के साथ कम और परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बिताया करो। मेरी इतनी बात सुनते ही नैना चिढ़ गई और कहने लगी, तुम्हें बोलने के लिए क्या है? पहले ही माँ जी कम थे जो अब तुम भी शुरू हो गए हो। मैं इतना कुछ करती हूँ माँ जी के लिए, पूरे घर का ख्याल भी रखती हूँ, वो सब तो आप लोगों को नज़र नहीं आता। इतने साल तुम यहाँ नहीं थे, मुझे कितना अकेलापन महसूस होता था। इसीलिए मैंने अड़ोस पड़ोस में सहेलियाँ बना ली ताकि मेरा मन बहल जाए। इतने साल से वे ही मेरे सुख दुख के साथी हैं, और अब तुम आ गए हो तो क्या मैं उनका साथ छोड़ दूँ? मुझे नैना की बात समझ आई। मैं यूं ही माँ की बातों में आ गया था। मैंने प्यार से नैना को चुप कराने की कोशिश की। वो भी मेरे थोड़े से मनाने पर मान गई। उसी शाम सोनू की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी, तो मैं कमरे से बाहर आकर देखने लगा। मेरे पूछने पर सोनू ने कहा, वो बाहर खेलते खेलते गिर गई और उसे चोट लग गई। वो कब से माँ को आवाज़ लगा रही है, पर कोई उसकी सुन ही नहीं रहा। मैं तुरंत ही सोनू को मलहम पट्टी करने लगा। माँ वहाँ से कहने लगी, देखा बेटा, अपने बेटी का भी ध्यान नहीं, इसे हमारा तो छोड़ दो, पर अपनी बच्ची का तो ख्याल करे। कब से छत पर गई हुई है कपड़े सुखाने, 1 घंटे से नीचे नहीं आई है। मैंने सोनू को पट्टी की और छत पर नैना को देखने गया। सीढ़ी से चढ़ते हुए मुझे किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मेरी छत पे पहुंचते ही
नैना हड़बड़ाकर कपड़े सुखाने लगी। मैंने नैना से पूछा, किससे बात कर रही थी? नैना ने घबराकर कहा, कोई भी तो नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। अब मुझे नैना पर गुस्सा आ रहा था। मैंने साफ साफ 2 लोगों की आवाज़ सुनी थी और नैना मेरे मुंह पर इनकार कर रही थी। मैं छत के आसपास देखने लगा। वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी सुधा के छत से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं वहाँ जाकर देखने ही वाला था कि तभी नैना ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, क्या ढूंढ रहे हो आप? मैंने कहा ना आपसे, मैं अकेली ही हूँ। मैंने नैना को घूर के देखा और पैर पटकते हुए नीचे आ गया। मेरे पीछे नैना भी नीचे आकर किचन में चली गई। अगली सुबह मैंने नैना को महीने के खर्चे के लिए पैसे दिए। तब नैना ने मुझसे 10,000 ज़्यादा मांगे, ये कहकर कि उसे सोनू के लिए कुछ किताबें और कपड़े खरीदने हैं। मैंने बिना कुछ पूछे उसे पैसे बढ़ा दिए और काम पर चला गया। शाम को घर लौटा तो नैना घर पर नहीं थी। माँ आकर मुझे कहने लगी, देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की कुछ न कुछ गुल ज़रूर खिलाएगी। मुझे अपनी पड़ोसन सरला कह रही थी कि लगता है तुम्हारे बेटे का बिज़नेस खूब चल रहा है। नैना तो उस शौक़ से बहुत पैसे लुटाती है। आज सुधा के घर में वो बहुत पैसे ले आई थी। मुझे वहाँ देख उसने मुझसे छुपाकर पैसे सुधा को दे दिए, लेकिन मेरी तेज़ नज़रों ने सब देख लिया था। तो बेटा, तुमने नैना को पैसे दिए थे क्या? और अगर दिए भी हो तो बहू को अकल नहीं कि तुम इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो और वो खुलेआम पड़ोसियों पर पैसे लुटा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं माँ से बिना कुछ कहे कमरे में आ गया और अलमारी खोलकर पैसे गिनने लगा। तब उसमें पूरे 10,000 कम थे। मुझे नैना पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नैना कमरे में आई। मुझे पैसे पकड़े देख वो घबरा गई। वो कुछ बोलती उसके पहले ही मैंने चिल्लाकर उससे पूछा, सुबह ही तुम्हें पैसे दिए थे, एक दिन में 10,000 कैसे कम हो गए? मेरे गुस्से से चीखने पर नैना डर गई और हकलाते हुए कहने लगी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें ना करूं तो क्या करूं? आजकल तुम्हारा ना घर में ध्यान है ना ही परिवार पर। जब देखो घर से बाहर रहती हो। और तो और कल मैंने साफ साफ तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना था और तुमने मेरे मुंह पर झूठ बोल दिया कि कोई नहीं था। और आज तुम्हारे पास एक दिन में 10,000 खर्च हो गए। सच बताओ, क्या चल रहा है? तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? मेरे गुस्से को देखकर नैना बहुत ज़्यादा डर गई थी। अपने आप में हिम्मत जुटाते हुए वो बोली, देखो, मैं आज आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। आप जब लंदन गए थे तब मेरे हर सुख दुख में सुधा ने मेरा साथ दिया था। 1 साल पहले उनको बिज़नेस में भारी नुकसान हो गया था। उनके खाने के भी लाले हो गए थे। इसीलिए तब से मैं उसे अपने घर में जब भी कुछ अच्छा खाना बनता तो उसमें से थोड़ा निकालकर उसके बच्चों के लिए ले जाती। माँ जी का स्वभाव आप जानते हैं, बिना बात बतंगड़ बनाते हैं। उनको पता चलता तो वो सारे मोहल्ले में सुधा की बदनामी कर देती। मैं अपनी दोस्त के बुरे वक्त में उसका साथ ऐसे नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं माँ जी से छुपाकर उसे खाना देती। मैंने आपसे भी ये बात छिपाई ताकि आपके नज़रों में मेरी सहेली की इज्जत बनी रहे। और मुझे डर था शायद आपको पता चलेगा और आपने गलती से माँ जी के सामने कुछ कह दिया तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कल रात सुधा ही आई थी छत पर। मैं उसे पराठे देने गई थी। किसी के आने की आहट हुई तो मैंने ही हड़बड़ाहट में उसे वहाँ से जाने को कह दिया। और आज उसके बच्चे की स्कूल फ़ीस देना बाकी थी। प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल से निकाल देने की धमकी दी थी। सुधा बहुत घबरा गई थी। उनके बुरे समय का असर अब उनके बच्चे की पढ़ाई पर ना हो,
इसीलिए मैंने आज उसे 10,000 दिए थे। उसने कहा है थोड़े थोड़े कर वो पैसे लौटा देगी। देखिए, मुझे पता है मैंने आपसे ये सब छुपाकर गलत किया है और इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर मेरा इरादा नेक था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम अच्छा खाना खाएं और पड़ोस में बच्चे भूख से तड़पते रहें। हम तो बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं ये सोचकर कि शायद उसे अगले दिन फिर खाएंगे, पर ऐसा नहीं होता और बचा हुआ खाना हम अगले दिन कचरे में डाल देते हैं। तो क्यों नहीं हम थोड़ा ज़्यादा खाना बनाकर उन बच्चों को दे दूं? इससे उनका पेट भी भर जाएगा और हमारी थोड़ी ज़रूरतें कम करके किसी के घर का चूल्हा जलता है तो उसमें क्या नुकसान है। नैना की बातों ने मेरे दिल पे हलचल मचा दी थी। क्यों हम अपने आप में ही इतना मग्न हो जाते हैं कि दूसरों के दुख हमें दिखाई नहीं देते। मुझे नैना पर गर्व हो रहा था। मैंने उसके हाथ चूम लिए और उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो नैना, मैंने तुम पर शक किया। हम दोनों मिलकर उनकी मदद करेंगे। उनसे 10,000 वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं माँ से भी बात करूँगा। हमें उनकी सोच बदलनी होगी। हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। मैंने सुनील को अपने ही कंपनी में काम पर रख लिया। उसे अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से हमारी कंपनी का फ़ायदा होने लगा और उसकी भी तरक्की होने लगी। तो दोस्तों, ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। भले ही हमें उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले, पर उनकी दुआएं ज़रूर मिलती हैं। आपको कहानी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।